नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वो इसलिए क्योंकि ये प्रत्येक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा में आती है। अब जिसको हम क्या कहते हैं तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के नाम से जानते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CCE कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दरअसल अगर हम बात करें तो सबसे पहले परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं और हम बेहतर ढंग से जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो CBSE के द्वारा 2009-10 में इसकी शुरुआत की जाती है और 2009-10 में शुरुआत की जाती है किस पर तो नाइन्थ कक्षा पर सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाती है। सबसे पहले जब शुरुआत की जाती है 9th कक्षा पर तो इसमें आप देखेंगे कि इसका सपोर्ट कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको कि हम RTE के नाम से जानते हैं, RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको हम कहते हैं 2009 ये इसका सपोर्ट इसका सबसे पहले करता है, जो कि अपनी धारा, इसकी जो धारा है RTE 2009 की जो 29th जो धारा है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है, व्यापक उल्लेख किया गया है कि ये होने चाहिए। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो NCF 2005 भी इसके सपोर्ट में आ जाता है और आज के समय में प्रत्येक जो आयोग गठित हुए हैं या जितने भी हैं सभी जो हैं वो इसके सपोर्ट में है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सपोर्ट में है। अर्थात आखिर क्यों हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को इतना प्रश्रय दे रहे हैं, इतना उसको तूल दे रहे हैं, आखिर क्या है? तो सबसे पहले इसके हम उद्देश्य को देख लेते हैं। इसके उद्देश्य का निर्धारण हम सबसे पहले कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य भी तो कुछ होगा जिसके कारण से इसको जो इतना तूल दिया गया है। RTE ने अपनी धारा में इसका उल्लेख किया है, NCF ने इसका उल्लेख किया है, 2009 में इसको CBSE ने इसको लॉन्च किया है। आखिर ऐसा क्यों, इसके कारण क्या है? तो इसके जो मुख्य तौर पर उद्देश्य है वो परीक्षा के भय को खत्म करना सबसे पहला और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, हम कह सकते हैं कि इसका है कि परीक्षा के जो भय हैं उसको खत्म करना। परीक्षा में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, निराशात्मक चीज़ें हैं, या बहुत सारे बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि जब परीक्षाएं आती हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री जो PM होते हैं वो भी अपने अभिभाषण में उसको कहते हैं कि आप डिप्रेशन में ना आएँ, आप इस प्रकार से तैयारी करें। बहुत सारे शिक्षक बंधु अपने TV के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से, YouTube के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करने में लगे हुए होते हैं कि नहीं, आप निराशावादी के शिकार ना हो, बल्कि उत्साहित होकर के आप वहाँ पर परीक्षा देने जाएं। बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा एक ऐसा वो भयाक्रांत वाली स्थिति ना हो, बल्कि एक उत्साहजनक स्थिति में लागू हो, अर्थात एक त्योहार के रूप में। किसके रूप में? तो एक त्योहार के रूप में उभरे, परीक्षा एक त्योहार के रूप में उभरे, इसके कारण से इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया गया। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें निहित हैं, जिसमें कि आपकी गुणवत्ता से संबंधित शिक्षा की गुणवत्ता आए, फिर नामांकन को क्या करना तो बढ़ाना, फिर जो बच्चे जो भाग जाते हैं अर्थात उसको ठहराव की स्थिति बनाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बहुत साल पहले, अब तो थोड़ा सा बहुत ये सब हटा है, नहीं तो आप कुछ साल पहले की स्थिति देखेंगे तो जब परीक्षाएं आती थी, खास करके 10th 12th परीक्षाएं आती थी, तो कई छात्र आत्महत्या तक कर लेते थे। इसका वजह क्या है कि वो इतना भयाक्रांत हो जाते थे, वो इतना निराश, अपने मन में इतने हताश निराश हो जाते थे कि उसको लगता था कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ है, और जिसके कारण से इसको लाया गया कि बच्चे हताश निराश ना हो, बल्कि उत्साहित हो करके
इसको परीक्षा में को अंजाम में दें। तो इसी के कारण आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आप देखेंगे कि सतत और व्यापक, ये मुख्य दो शब्द हैं, सतत और व्यापक। अब ये जो सतत और व्यापक है, अर्थात इसका मतलब है कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, अर्थात इसमें बहुत सारी चीजें निहित होती हैं। इसमें मतलब ये है, सतत का मतलब है निरंतरता से। मतलब हम एक ऐसा आकलन करें, हम एक ऐसा इवेल्युएशन करें जिसमें कि बच्चे की निरंतरता की हम जांच करते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा सब कुछ पढ़ ले और उसको हम एक बार में करें, ऐसा नहीं। हम उसको पार्ट पार्ट में उसको क्या करें, उसकी जांच करते रहें, जिससे कि बच्चे के ऊपर भार भी ना पड़े। इसी के कारण आप देखेंगे तो साप्ताहिक परीक्षाएं होती है, मंथली परीक्षाएं होती हैं, आपका त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, फिर वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। इतने कैटेगरी में जो बांटा गया, आखिर क्यों बांटा गया? उसके भार को कम करने के लिए। क्योंकि जब बच्चे ने सप्ताह में जो पढ़ा है, उसको बस सप्ताह में जो पढ़ा है केवल उससे प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चे को हल्का लगेगा कि अरे केवल वो सप्ताह में जो मैंने पढ़ा है केवल उससे प्रश्न आना है। उसको बहुत ही उत्साहित ढंग से वो पढ़ेगा और उत्साहित ढंग से वो क्या करेगा, परीक्षा में जाकर के वो उसका आंसर लिखेगा। फिर उसी प्रकार से जब प्रत्येक सप्ताह इस प्रकार से होंगे तो मंथली में एक एग्जाम हो जाता है कि आपने मंथ में क्या पढ़ा। तो अब सप्ताह में जो उसने रिवाइज तो किया ही है ऑलरेडी, थोड़ा सा और रिवाइज करने के पश्चात वो पूरा मंथ में जो भी एग्जाम वो जो भी पढ़ा है उसको वो बेहद आसानी पूर्वक से वो जाकर के परीक्षा दे सकता है। फिर त्रैमासिक इसलिए क्योंकि वो साप्ताहिक और मासिक में जो भी कुछ पढ़ा है उसी को रिवाइज करके फिर से परीक्षाओं को देना है, तो उसके लिए काफी हल्का हो जाएगा, उसके लिए भार स्वरूप होगा ही नहीं। तो वो बहुत खुशी होकर के वो जाकर के एग्जाम देगा। सेम फॉर्मेट आप देखेंगे तो 6 मंथ्स आप देख लेंगे, या फिर वार्षिक जो एग्जाम होता है उसमें। तो जब धीरे धीरे करके उसके जो आत्मविश्वास है वो जब जग जाते हैं तो उसके आत्मविश्वास, सबसे बड़ी चीजें हैं परीक्षा में आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास है तो आप बहुत सारे प्रश्नों को आप करेक्ट करके आएंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही मन में सोच लिया है कि अरे यार कैसे हम एग्जाम दें, तो आप ये जानिए कि आपको आता हुआ प्रश्न भी आप उसको गलत करके आएंगे, ये निश्चित है। तो सबसे पहले है आत्मविश्वास। तो इसी आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा ऊपर बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया, तो सतत का निर्माण किया गया। तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो कार्य योजना होता है, जो निदानात्मक परीक्षण होता है, जो आपका उपचारात्मक परीक्षण होता है, जो फीडबैक होता है, वो सब सारा का सारा इस सतत में ही आता है। फिर आपका व्यापक, व्यापक में दो शब्द बहुत प्रमुख हैं, दो शब्द प्रमुख हैं आपका शैक्षिक और सहशैक्षिक। शैक्षिक और सहशैक्षिक, व्यापक का मतलब है बहुत व्यापक ढंग से, अर्थात केवल उसको मतलब एक छोटे से नमूने में पेश नहीं करना है, उसका बहुत बड़े सभी पक्षों को हम जब समाहित करते हैं तो उसको हम व्यापक कहते हैं। तो जो भी बच्चा पढ़ा है कक्ष में वो तो उसका रहेगा ही, पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार जो भी कुछ उसको पढ़ना है वो तो उसका रहेगा ही, वो तो शैक्षिक में आ जाएगा। लेकिन सहशैक्षिक में भी वो आएगा कि वो बच्चा कक्ष में किस प्रकार का व्यवहार करता है, कक्ष में वो फीडबैक देता है नहीं देता है, वो प्रश्न पुटअप करता है नहीं करता है, वो प्रश्नों का आंसर दे पाता है नहीं दे पाता है, वो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले पाता है नहीं ले पाता है, वो बच्चा खेलने में किस प्रकार का है, वो बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जो व्यवहार है उसमें कैसा है। मतलब तमाम प्रकार के जो सहशैक्षिक गतिविधियां होती हैं, उन शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों में कुल मिलाकर के जो सारी चीजें हैं, उन सारे पक्षों को एकीकृत करके जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो वही व्यापक मूल्यांकन में आता है। तो इसी को हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, जिसमें इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में
3 जो मूल्यांकन होते हैं वो बहुत प्रमुख होते हैं। कौन सा? ये जो यहाँ पर हम उद्धृत कर देते हैं, ये 3 मूल्यांकन बहुत प्रमुख होते हैं। तो आधार रेखा मूल्यांकन, दूसरा होता है रचनात्मक, इसी को हम निर्माणात्मक भी कहते हैं, निर्माणात्मक। और तीसरा होता है योगात्मक। अब ये मुख्य रूप से इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, सीसीई में 3 प्रकार के मूल्यांकन निहित होते हैं, जिसमें एक होता है आधार रेखा मूल्यांकन, जिसको कि हम बेस लाइन इवेल्युएशन के नाम से जानते हैं। अब बेस लाइन इवेल्युएशन होता क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जब आप कक्षा में जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान लेते हैं कि बच्चों ने उस विषय में, उस पर्टिकुलर कंटेंट में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें बच्चे कितना जानते हैं, मुख्य रूप से सामान्यतया कितना जानते हैं, उसके हम पूर्व ज्ञान का आकलन करते हैं कि बच्चे कितना इस मामले में जानते हैं। अब जैसे बच्चा अगर मान लीजिए कि 8वीं क्लास से अगर 9वीं क्लास में आता है, तो हम क्या करते हैं? अब बच्चे ने पहले 8वीं क्लास तक बच्चे ने क्या पढ़ा है, इसका हम थोड़ा सा क्या करते हैं? आकलन करते हैं कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, सामान्यतया उसने क्या पढ़ा है, उसका आधार कैसा है, मतलब पिछला अच्छा है अथवा नहीं अच्छा है। हमें क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो स्टार्ट करना है वो किस बेस पर स्टार्ट करना है, तो उसके कारण से हम पूर्व ज्ञान का सहारा लेते हैं। तो मुख्य तौर पर आप इतना समझिए कि पूर्व ज्ञान का जब हम सहारा लेते हैं, उसको हम आधार रेखा मूल्यांकन के नाम से, बेस लाइन इवेल्युएशन के नाम से जानते हैं। फिर हम रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसको कि हम फॉर्मेटिव कहते हैं, ये होता क्या है? दरअसल इसमें आपको निदानात्मक भी आ जाता है, इसमें आपका उपचारात्मक भी आ जाता है। इसमें हम मुख्यतया देखते हैं कि बच्चे ने क्या किया, कितना किया, कब किया, कैसे किया, ये सब सारी चीज, क्योंकि हमें बच्चों का निर्माण करना है। बच्चों को अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको और ज़्यादा जगाना है, अभिप्रेरित करना है। बच्चा नहीं कर रहा है तो उसके कारणों का पता लगाना है कि हमें वो बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें उसको आगे लाना है। तो मतलब उसकी रचना करनी है, उसका निर्माण करना है, बच्चों का निर्माण करना है, क्योंकि उसको अपने सब्जेक्ट में वो अव्वल आए। इसके लिए मुझे क्या करना है? उसका बच्चों का सृजन करना है एक प्रकार से। तो हर रूप में जब हम उसका सृजन करते हैं, हर रूप से उसको हम जब देखते हैं कि बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है, आखिर क्या कारण है कि बच्चे ने नहीं सीखा है, किस पक्ष में ज़्यादा सीखा है, किस पक्ष में कम सीखा है, कितना सीखा है, कैसे सीखा है, किस मेथड के माध्यम से सीखा है। अगर मान लीजिए कि हमारे पढ़ाने के तरीकों में अगर कुछ बदलाव करना है तो हम उसमें भी कई बार बदलाव करते हैं, उसके विधियों में बदलाव करते हैं, उसकी शैलियों में बदलाव करते हैं, भाषाओं में बदलाव करते हैं, बहुत सारे पक्षों में बदलाव करते हैं। तो वो सब सारा जो आता है वो हम क्या करते हैं? तो खैर ये तो इवेल्युएशन जब हम करते हैं तो उसमें सारा कुछ ये किस पर आता है? तो बच्चों का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें वो रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन में आता है। फिर तीसरा आता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसको कि हम समेटिव कहते हैं। समेटिव एक ऐसा पक्ष होता है जिसमें कि अभी मैंने बताया था कि सतत में क्या होता है? सतत में होता है कि आप साप्ताहिक टेस्ट ले लीजिए, आप मंथली टेस्ट ले लीजिए, आप त्रैमासिक टेस्ट ले लीजिए, आप षड्मासिक टेस्ट ले लीजिए, और फिर अंत में क्या होता है? सत्र के अंत में जब वार्षिक एग्जाम हम लेते हैं, वार्षिक एग्जाम हम जब लेते हैं तो सत्र के अंत में लेते हैं। तो जब सत्र के अंत में एग्जाम लिया जाता है, हम उसी को योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। उसमें सब कुछ, इसमें जितनी भी परीक्षाएं दिए हैं उसमें सतत और व्यापक को लेकर के शैक्षिक प्रभाग में कितने हैं, सह शैक्षिक प्रभाग में कितने हैं, वो उसके SA1 SA2 SA3 SA4 मतलब SA4 तो फिर FA1 FA2, मतलब इस प्रकार से सारे पक्षों को मिला करके जब हम एक सत्र के अंत में ले जा करके उसका एग्जाम लेते हैं, किस बच्चों ने कहां तक उस संपूर्ण सब्जेक्ट में, संपूर्ण सिलेबस में, संपूर्ण पाठ्यक्रम में बच्चे ने कितना ज्ञान हासिल किया,
कितना अचीवमेंट हासिल किया, और उसके माध्यम से जब हम उसको ग्रेडिंग प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आप सिंपल भाषा में इन चीज़ों को, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को, सीसीई को आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।